हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और जो छात्र का एक टारगेट रहता है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना, उसमें आप सभी व्यस्त होंगे और साथ में अपने मदर फादर का भी हेल्प ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आई एम कामता प्रसाद त्रिपाठी यानी केपी सर, बायोलॉजी। हम लोग आज हाई स्कूल की चर्चा करेंगे और हाई स्कूल में हम लोग विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत जो 3 पार्ट हैं उनमें फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट बायोलॉजी का रहता है। तो हम लोग बायोलॉजी वाला पोर्शन पहले देखेंगे, उसको व्यवस्थित समझेंगे और उसमें कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में छूट जाए। इसलिए हम लोग बड़े वेल तरीके से इन सारे टॉपिक को समझेंगे, इन सारे चैप्टर को समझेंगे, क्लियर करेंगे। आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज बायोलॉजी का जो क्लास 10th का एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वंशागति और जैव विकास, यानी आनुवंशिकता और जैव विकास। आनुवंशिकता और जैव विकास को आज हम लोग लेकर के शुरू करते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग टॉपिक देखते हैं, फिर एक एक टॉपिक की हम लोग डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं और उसके बाद लास्ट में फिर से एक चैप्टर को समरी लेकर के चलते हैं, तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक है आनुवंशिकता, यानी वंशागति क्या है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेरिडिटी, इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे, क्या है इसके बारे में। उसके बाद सेकंड टॉपिक है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक हैं, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के क्षेत्र में एक धूम मचा दी। और इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया संसार के सामने कि हम लोग चाहे प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उनको उपयोगी बना करके प्रस्तुत कर सकें। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका परिचय, इन्होंने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, मटर का पौधा पाइसम सैटाइवम, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस मटर के पौधे में प्रयोग के क्या कारण थे, वह मटर के पौधे पर प्रयोग करने के कारण सफल क्यों रहे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड इसका टॉपिक है कुछ पारिभाषिक शब्दावली मेंडल ने दी है, यानी टर्मिनोलॉजी। इसमें कौन कौन से टर्म, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होने वाला है। इन शब्दों को शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाता है या इनमें डिफरेंस भी दे दिया जाता है। इनमें पहला टॉपिक है शुद्ध व संकर लक्षण, प्योर एंड हाइब्रिड कैरेक्टर। सेकंड टॉपिक है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। थर्ड है फिनोटाइप व जीनोटाइप, जिसको दर्श रूप और जीन रूप के नाम से जानते हैं। फोर्थ है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी, यानी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगला है एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। और उसके बाद बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया
तो हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। फोर्थ टॉपिक की ओर चलते हैं। फोर्थ टॉपिक में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो जो नियम दिए उन नियमों की चर्चा है। 3 नियम हैं, 3 लॉ हैं। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहली बार हम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको व्यवस्थित समझेंगे। सेकंड है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये फोर्थ टॉपिक है। फिफ्थ इसका टॉपिक है गुणसूत्र, संरचना व कार्य यानी क्रोमोसोम के बारे में। हम लोगों ने 9th में कोशिका यानी सेल चैप्टर पढ़ा है, इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, वो भी हम लोग देखेंगे। गुणसूत्र न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं, इन दोनों की संरचना और कार्य, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे एक एक टॉपिक को। उसके बाद 8th टॉपिक है जीन। जीन को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण मनुष्य में कैसे होता है, अन्य जीवों में कैसे होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जीवन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थात इस संसार में जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा है। इसके बारे में कौन कौन से प्रयोग हुए उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास, जो इस चैप्टर का नाम भी है। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कौन कौन से प्रमाण यानी एविडेंस हैं, जैव विकास के कौन कौन से सिद्धांत यानी प्रिंसिपल हैं। उनमें 3 प्रिंसिपल हैं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 13th टॉपिक है विकास व प्रगति में अंतर। ये 2 शब्द एक जैसे लगते हैं, उसी को विकास कह दिया जाता है, उसी को प्रगति कह दिया जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है हम लोग समझेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन। इसको भी हम लोग समझेंगे। आइए इस इस चैनल को, जो बायोलॉजी कैरियर के नाम से है बाई केपी सर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे आपको अलग अलग वीडियो मिलते जाएंगे बड़े आसानी से, ताकि आपके सब्जेक्ट की तैयारी हो सके। और इसको लाइक करने के साथ हम और जो आपके फ्रेंड हैं और जो आपको आवश्यक लगते हैं कि नहीं इन्हें भी तैयारी होनी चाहिए, उन्हें भी आगे बताएं, तो और बच्चों के पास, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके पास भी ये सूचना पहुंचेगी और वह भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आइए हम लोग पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, आनुवंशिकता यानी परिभाषा। आनुवंशिकता यानी वंशागति, जिसको हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। क्या है आनुवंशिकता? सामान्य रूप से ले लें, हम लोग जानते हैं कि जो माता पिता होते हैं उनके लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। यानी एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचा करते हैं। जिस प्रोसेस से पहुंचते हैं उस प्रोसेस को आनुवंशिकता या वंशागति या हेरिडिटी कहते हैं। क्या आनुवंशिकता? माता पिता के लक्षणों का संतानों में पहुंचने की क्रिया आनुवंशिकता या जेनेटिक्स पहुंचा कहलाती है। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। आनुवंशिकता क्या है? इसको
इसका जो अध्ययन है, उसकी जो स्टडी है, वह बायोलॉजी की एक ब्रांच में करते हैं, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता के बारे में विस्तार से बताया। आइए हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो बायोलॉजी के जनक हैं, यह जेनेटिक्स के जनक हैं, और इन्होंने पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में विस्तार से बताया। आइए हम लोग पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फोटो आपके सामने है, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिससे हम पौधों में और जंतुओं में बहुत सुधार कर सकते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनकी नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर एक पड़ता है, उसके पास एक गांव है हिंजेंडॉर्फ। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के पास हिंजेंडॉर्फ नामक गांव में माली परिवार में पैदा हुए। स्वाभाविक इनका जो एक इंटरेस्ट था वो प्लांट्स में था, पौधों में था। इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी करने के बाद ब्रून मॉडर्न स्कूल में स्टडी कराना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। टीचर थे, साथ में पादरी का भी कुछ दिन कार्य किया, और इन्होंने वहीं पास के बगीचे में एक मटर की खेती प्रारंभ की। मटर, जिसको हम लोग पी कहते हैं इंग्लिश में, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम। क्या नेम है? पाइसम सैटाइवम। इस पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते हुए उसमें कुछ कमियों को देखा। जो भी कमियां थीं उसको ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को पत्र लिखा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को सुधार किया जाए, इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। परंतु जब ध्यान नहीं गया किसी का, तो उन्होंने सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट को शोध पत्र के रूप में यानी थीसिस के रूप में प्रस्तुत किया, और इनकी डेथ के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके एक्सपेरिमेंट को देखा, स्टडी किया, और देखा कि ये बिल्कुल सही हैं। इसलिए इनके शोध को ही, इनकी थीसिस को ही मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी के नाम से प्रस्तुत किया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, इन्होंने मटर के यानी जो पी प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, फिर ये सफल क्यों रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इसका, मटर पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग करने के कुछ कारण बताए। उनमें कौन कौन से कारण थे? उनमें फर्स्ट जो रीजन था, पहला कारण था, वह था कि मटर के प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। इतने किसी और प्लांट में देखने को नहीं मिलते। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विरोधी लक्षण। ये 7 जोड़ी विरोधी लक्षण की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। 7 जोड़ी जो अपोजिट कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? आपने एक पी प्लांट देखा होगा। हम लोग पी प्लांट की जरा चर्चा करते हैं, मटर के पौधे की चर्चा करते हैं। मटर के पौधे में जो एक मेन कैरेक्टर होता है वह होता है लॉन्ग और शॉर्ट प्लांट। कौन सा है? या तो प्लांट लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है, लॉन्ग और शॉर्ट प्लांट। तो ये फर्स्ट पेयर कैरेक्टर है, अपोजिट कैरेक्टर है। देखिए, या तो लॉन्ग होता है प्लांट या शॉर्ट होता है। उसके बाद प्लांट के बाद सीधे निगाह जाती है कि उसमें फ्लावर कहाँ है, फ्लावर कौन सी पोजीशन में है। तो फ्लावर या तो लीफ के एक्सिल में हुआ करता है। कहाँ पर हुआ करता है? लीफ के कोने में हुआ करता है, जहाँ से लीफ होती है वहीं से निकलता है, इसलिए इसे बोल देते हैं एक्सिल। यानी
एक्सेल पोजीशन, और या तो टॉप पर फ्लावर हुआ करता है। जब टॉप पर फ्लावर होता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल यानी शीर्षस्थ। एक्जिल कहते हैं कक्षस्थ और टर्मिनल कहते हैं शीर्षस्थ। उसके बाद इस फ्लावर से फल बनता है, फ्रूट बनता है, जिसे हम लोग फली बोलते हैं। तो फली में 2 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है उसका कलर, जो फली किस कलर की है। तो फली कैसी होती है, या तो पीली होती है या हरी होती है, येलो और ग्रीन। येलो जो कैरेक्टर है वो प्रभावी लक्षण है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। और जो ग्रीन कैरेक्टर होता है वह अप्रभावी होता है, रिसेसिव कैरेक्टर हुआ करता है। उसके बाद इसमें जो फली होती है, उसका फ्रूट होता है, ये पूरा फूला हुआ है या सिकुड़ा हुआ है। आप मार्केट में सुनते हैं जब फली आ जाती है दानों से भरी मटर, ऐसा ऐड करते हो सब्जी बेचने वाले। तो फली फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। उसके बाद फ्लावर में आते हैं तो फ्लावर का कलर क्या है। फ्लावर का जो मेन कलर होता है वो होता है वायलेट रेड कलर। वायलेट रेड कलर यानी लाल पुष्प, और दूसरा होता है सफेद पुष्प। लाल पुष्प प्रभावी होता है, सफेद अप्रभावी होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसकी। फिर इस फ्रूट यानी फली के अंदर बीज पाए जाते हैं। बीज पीले होते हैं, आपने मटर के बीज को देखा होगा, पीला होता है या हरा होता है। हरा अप्रभावी माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, जबकि पीला बीज अच्छा माना जाता है यानी प्रभावी होता है। फिर वह जो बीज है वह राउंड है या रिंकल्ड है, अर्थात गोल है या सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़ा हुआ बीज नए पौधे का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, जबकि जो गोल बीज होता है वह नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यानी 7 जोड़ी विरोधी लक्षणों को उन्होंने चुना, और इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। पहला रीजन रहा 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाए जाते हैं मटर में, इसलिए उन्होंने चुना। फिर इसका जो फ्लावर होता है, इसका जो फूल होता है वह बड़े आकार का होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। उसके बाद उसका जो फूल है, फ्लावर है, वह द्विलिंगी होता है यानी बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी माने एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के प्लांट को चुना। ऐसे कुछ रीजन थे जिसके आधार पर उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब क्वेश्चन आता है कि वो सफल क्यों रहे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, वो सफल क्यों रहे, क्योंकि वो भाग्यशाली थे, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो पादरी थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसकी सफलता के मेन कारण है कि उन्होंने 7 जोड़ी विरोधी लक्षण चुने। पहली बात, सारे लक्षणों का अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। पहले जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर लाल पुष्प सफेद पुष्प के बीच कर लिया। ऐसे सारे लक्षणों का अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए उनका परिणाम भी अलग अलग आया, स्पष्ट आया, क्लियर आया, और इसलिए वह सफल रहे थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं मेंडल की टर्मिनोलॉजी में। मेंडल की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है शुद्ध व संकर लक्षण, प्योर एंड हाइब्रिड कैरेक्टर। इसको जानने के लिए हम लोग जरा एक रेखा चित्र यानी लाइन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर जरा हम लोग इसको समझें। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, मटर का शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प। 2 प्रकार के पौधे चुने उन्होंने। मेंडल ने 2 प्रकार के पौधे चुने। कौन कौन से? एक प्लांट में, एक मटर के पौधे में शुद्ध लाल पुष्प लगे हुए थे, दूसरे में शुद्ध सफेद पुष्प लगे हुए थे। अब कोई भी लक्षण एक जोड़े जीन द्वारा नियंत्रित होता है। कितना जीन चाहिए? एक जोड़े जीन। वो कैसे लिखेंगे हम? वह लिखा जाता है उसकी स्पेलिंग के कैपिटल लेटर से। जैसे लिखा हुआ लाल पुष्प,
लाल को रेड कहते हैं, इसलिए उसको लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल आर। लाल पुष्प के लिए एक जोड़े जीन हो गया, क्या हो गया? कैपिटल आर कैपिटल आर। जो सफेद पुष्प होता है, व्हाइट फ्लावर होता है, इसको प्रभावी की स्पेलिंग के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। प्रभावी कलर कौन हुआ? लाल, उसकी स्पेलिंग के स्मॉल लेटर से, यानी स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ये हो गया एक जोड़े जीन। इसको हम लोग P1 कहते हैं। क्या बोला जाता है? P1। P मीन्स पेरेंट्स, फर्स्ट पेरेंट यानी जनक। तो यह फर्स्ट पेरेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके बनते हैं युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। तो कैपिटल आर से कौन सी युग्मक बने? कैपिटल आर, दूसरा भी कैपिटल आर बना। स्मॉल आर से स्मॉल आर, फिर दूसरा भी स्मॉल आर बना। इसे बोलते हैं युग्मक या गैमीट। फिर इन दोनों युग्मकों के बीच निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे परागण क्या है, निषेचन क्या है। तो निषेचन होता है, और निषेचन से क्या बनता है? देखिए, कैपिटल आर मिला, स्मॉल आर मिला, तो क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। इस पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली पुत्रीय पीढ़ी है। तो ये जो पहली पीढ़ी है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अब कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। तो यह कैसा दिखा? लाल पुष्प तो है, लेकिन यहाँ जीन अलग अलग है, इसलिए इसे कह दिया संकर। तो संकर लाल पुष्प आए, फिर उनको दूसरी पीढ़ी में देखा। आइए हम लोग इस शब्दावली में पहले आते हैं, फिर इस नियम को समझेंगे। शब्दावली में आ जाते हैं। पहला शब्द है शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प। शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प। ये शुद्ध और संकर क्या है? शुद्ध क्या है? वह लक्षण जिसके लिए जीन रचना समान होती है। वह लक्षण जिसके लिए जीन रचना कैसी होती है? समान होती। जैसे कैपिटल आर, दोनों जीन समान हैं, इसलिए यह कैसा लक्षण कहलाएगा? शुद्ध। इसी प्रकार से बगल में अगर देखें, शुद्ध सफेद पुष्प लिखा हुआ है। शुद्ध सफेद पुष्प यानी स्मॉल आर, ये इसमें भी जीन कैसे समान है। वह लक्षण जिसके लिए जीन रचना समान हो जाती है उसे कहते हैं शुद्ध लक्षण, और वह लक्षण जिसके लिए जीन रचना कैसी हो? भिन्न भिन्न होती है, उसे बोलते हैं संकर लक्षण। नीचे हम लोग चलें, लिखा हुआ है 100% संकर लाल पुष्प। संकर क्या है? वह लक्षण जिसके लिए जीन रचना कैसी हो जाती है? भिन्न भिन्न। इसमें देखें, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, दो भिन्न जीन हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं संकर लक्षण। तो शुद्ध लक्षण और संकर लक्षण। उसके बाद सेकंड टॉपिक है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। कौन सा? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर दो पहलवान लड़ते हैं तो उनमें एक जीतता है, दूसरा हार जाता है। जो जीतता है उसे बोलते हैं प्रभावी, और जो हार जाता है उसे कहते हैं अप्रभावी। इसी प्रकार लाल कलर और सफेद कलर मिला दें तो कौन कलर दिखाई पड़ेगा? लाल दिखाई पड़ेगा। तो लाल क्या हो गया? प्रभावी, और सफेद हो गया अप्रभावी। अब परिभाषा कैसे बनेगी? तो यहां पर आप देख रहे हैं मटर के शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प, इनके बीच संकरण कराया। तो देखिए, दोनों अपोजिट कैरेक्टर हैं, भिन्न लक्षण हैं। जब एक जोड़ी परस्पर शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराएं। किसके बीच? परस्पर शुद्ध विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराएं, तो उनमें से पहली पीढ़ी में यानी F1 में एक लक्षण दिखाई पड़ता है। F1 में एक लक्षण दिखाई पड़ता है, दूसरा लक्षण छिप जाता है। जो लक्षण दिखाई पड़ा, देखिए लाल लक्षण दिख रहा है, जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। जो दिखता है डोमिनेंट कैरेक्टर, नहीं दिखता है रिसेसिव कैरेक्टर। आइए
हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है समयुग्मजी व विषम युग्मजी। देखिए अगला है फिनोटाइप व जीनोटाइप। फिनोटाइप व जीनोटाइप इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। फिनोटाइप व जीनोटाइप क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। यहाँ पर देखें, मटर के शुद्ध लाल पुष्प शुद्ध सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जा रहा है। तो इसमें पहली पीढ़ी में तो सभी संकर लाल पुष्प वाले उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी पीढ़ी लें, नीचे दूसरी पीढ़ी लें F2 जिसको कहते हैं, तो इसमें देखेंगे कि लाल और सफेद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या है? फिनोटाइप की हिंदी है दर्श रूप, जिस रूप के दर्शन कर सकें, अर्थात वह लक्षण जो बाहर से दिखे। क्या दिखे? वह लक्षण जो बाहर से दिखाई पड़े, उसे कहते हैं फिनोटाइप यानी दर्श रूप। यहाँ F2 पीढ़ी में बाहर से क्या दिख रहा है कि लाल पुष्प है कि सफेद पुष्प है। बाहर से जो दिख रहा है उसे कहते हैं फिनोटाइप। बाहर से क्या दिख रहा है कि 3 लाल पुष्प हैं। कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर। ये 3 क्या दिख रहे हैं? लाल पुष्प दिख रहे हैं। ज्यादा लिखो, 3 लाल पुष्प दिख रहे हैं और 1 सफेद दिख रहा है। बाहर से दिख रहा है 3 लाल 1 सफेद, ये बाहर से दिख रहा है, इसलिए इस लक्षण कहते हैं फिनोटाइप। वह लक्षण जो जीन से प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। अब जीन से क्या दिख रहा है? यहां पर देख रहे हैं कैपिटल आर, ये बाहर से दिख रहा है। ये कैसा? लाल तो है, लेकिन देखिए शुद्ध लक्षण है। इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखेंगे तो ये कैसा है? संकर लक्षण है। इसमें देखिए जीन अलग अलग है, इसके जीन अलग हैं और कैपिटल आर के जीन अलग हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर के अलग है, कैपिटल आर के अलग है। तो इसमें क्या देखते हैं कि दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। एक में शुद्ध है, दूसरे में संकर है। तो जब वह लक्षण जो जीन के द्वारा प्रदर्शित हो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। बाहर से दिखाई पड़े तो फिनोटाइप, जीन से प्रदर्शित हो तो जीनोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है समयुग्मजी व विषम युग्मजी। समयुग्मजी शब्द क्या अर्थ निकालेंगे? सम युग्मजी, सम माने समान, युग्मजम युग्मनज, युग्मनज माने जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? तो यहां पर हम लोग देखें कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, शुद्ध लाल पुष्प शुद्ध सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया, तो देखिए F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर आया। जो कैपिटल आर स्मॉल आर आया, ये कहलाता है जाइगोट या युग्मनज। क्या कहलाता है? जाइगोट या युग्मनज। यह युग्मनज यदि समान जीन रचना वाला है, समान जीन रचना वाला है, तो उसे कहते हैं समयुग्मजी या होमोजाइगस। अगर असमान जीन रचना वाला हो जाए तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। युग्मनज में जीन रचना समान है तो होमोजाइगस समयुग्मजी, और भिन्न भिन्न है तो विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। उसके बाद अगला टॉपिक है एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण। क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण। यहां पर हम प्रयोग में देखें कितना है? एक जोड़ी विरोधी लक्षण के मध्य संकरण कराए। एक ही लक्षण तो है, लाल और सफेद। एक जोड़ी विरोधी लक्षण के मध्य संकरण जब कराया जाता है तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। अगर 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराएं तो द्विसंकर संकरण। 2 से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराएं तो बहुसंकर संकरण। ये कुछ शब्दावली थी, हम लोग इसको समझेंगे। अगली वीडियो में इसको और क्लियर करेंगे। बच्चों, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। और चैनल को लाइक करें, साथ में अपने और जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनके साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और टीचर को और क्या चाहिए, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी खुशी मिलती है कि आप देख रहे हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।